हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इकोनॉमी और आईआर दोनों से जुड़ा होने की वजह से पेपर 3 और 2 दोनों को कवर करेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड का नेशनल बैंक है उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और उसमें उसने कहा है कि जो भारतीयों का जो फंड है वो बढ़कर कितना 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। भारतीय कस्टमर्स का, भारतीय ग्राहकों का जो फंड है वो 20,000 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर गया है। तो ये उसने कुछ आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं जिसमें अगर हम बात कर रहे थे कि जो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो आंकड़ा पार कर गया है तो कुल जो धन है वो 2020 के दौरान इस आंकड़े को क्रॉस कर गया। इसके अंदर क्या है, जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये धन है इसके अंदर 4,000 करोड़ रुपए जो थे वो कस्टमर डिपॉजिट के रूप में यहाँ पर है। इसके अंदर जो हिस्सा है 4,000 करोड़ कस्टमर डिपॉजिट का है। हालांकि अगर कस्टमर डिपॉजिट की बात करें तो पिछले 2 सालों के अंदर ये दूसरा साल है जब इसमें लगातार इसमें कमी आई है, लेकिन इसमें 3100 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के जरिए इसमें जमा हुआ। जो इस पूरे ओवरऑल जो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आंकड़े की जो हम बात कर रहे थे तो इसमें 4,000 करोड़ रुपए कस्टमर डिपॉजिट का की हिस्सेदारी है, 3100 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के जरिए इसमें जमा हुए, जबकि 16.5 करोड़ रुपए इसमें ट्रस्ट और चीजों के जरिए और वगैरह के जरिए इसमें जमा किए गए। लेकिन जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो 13,500 करोड़ रुपए वो बॉन्ड, सिक्योरिटी और इसके अलावा जो और ऑप्शंस है उनके जरिए इसमें जमा हुआ या उसकी इसमें हिस्सेदारी है। तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? बॉन्ड, सिक्योरिटीज और जो भी क्या कहते हैं वित्तीय ऑप्शंस हैं उनके जरिए इसमें जमा हुआ। तो ये इसका हिस्सा है। और जैसे मैंने कहा कि कस्टमर डिपॉजिट में ये लगातार दूसरा साल है जब कमी आई, लेकिन जो भारतीयों के जरिए जो स्विस बैंक्स में जो पैसा जमा किया गया उसमें अगर हम बात करें तो 2019 के अंत में इसमें इसके पिछले 2 सालों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी आई और ये इसके सर्वोच्च स्तर पर रहा 2019 में। तो 899 मिलियन स्विस फ्रैंक का जो इनिशियल है वो CHF है। तो ये स्विस फ्रैंक का एब्रिविएशन है, जैसे भारतीय मुद्रा के लिए, भारतीय करेंसी के लिए INR होता है। तो 899 मिलियन ये रहा 2019 में, जो कि 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट बनता है अगर INR में देखें तो हम इसको। और ये जो 2019 का ये आंकड़ा था ये इसके पिछले 13 वर्षों में जो भारतीयों के जरिए जो जमा किया गया था बैंकों में, स्विस बैंकों में धन, उसका सर्वोच्च स्तर पर था। अगर हम 2011, 13 और 17 को छोड़ दें तो उसके अलावा तो जो था इसमें कमी रही, मतलब ऐसा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं देखा गया भारतीयों की तरफ से स्विस बैंक्स में पैसा जमा कराने में। इसके अलावा 2011, 13 और 17 के अलावा अगर देखें तो, लेकिन 2019 में ये अपने सर्वोच्च स्तर पर था। और इससे पहले कब हुई थी बढ़ोतरी? 2006 में जो इंडियन कस्टमर्स थे उनकी जो रकम थी वो लगभग 6.5 बिलियन रिकॉर्ड स्तर पर थी। 6.5 बिलियन CHF यानी स्विस फ्रैंक की एब्रिविएशन है जैसे मैंने बताया। तो जो थी 2006 में इससे पहले हुई थी, इसके बाद 2019 में सर्वोच्च स्तर पर ये पहुंच गई। इसके अलावा जो ये तो भारत के मामले में बात थी। अगर कुल मिलाकर बात करें कि स्विस बैंकों में पैसा जमा करने की, तो कुल मिलाकर जो स्विस बैंक्स हैं उनमें अलग अलग देशों के जो भी कस्टमर्स थे उनके जरिए जो भी धन जमा किया गया तो वो 2020 में बढ़कर कितना हो गया? लगभग 2 ट्रिलियन CHF स्विस फ्रैंक हो गया। 2 ट्रिलियन स्विस फ्रैंक 2020 में ये हो गया बढ़कर। और जो इसने जो ये सूची जारी की कि किसका कौन किस लेवल पर रहा, कौन किस लेवल पर रहा, उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज थी तो सबसे पहले नंबर पर तो इसमें रहा ब्रिटेन, उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका। बाकी के जो टॉप 10 के अंदर जो बाकी की 8 कंट्रीज थी वो वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर और लग्जमबर्ग, केमैन आइलैंड और बहामास, ये टॉप 10 कंट्रीज रही। इसमें इंडिया को 51वां
स्थान मिला था, यानी जो इंडिया है वो 51वें नंबर पर रहा। अगर ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में जो भारत है इस सूची के अंदर चीन और रशिया से तो पीछे रहा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से ये आगे ही रहा, इनसे पहले रहा ये स्थान पर। तो ये इसके कुल मिला के आंकड़े रहे। अब जिस तरीके से जो भारतीयों के धन की बात हो रही है वहाँ, तो क्यों इतना ज़्यादा स्विस बैंक्स में आकर्षित होते हैं धन जमा करने के लिए, वहाँ पर सभी लोग अलग अलग देशों से स्विस बैंक्स में ही क्यों इतना ज़्यादा धन जमा कराया जाता है, तो किस तरीके का वहाँ का जो बैंक गोपनीयता कानून है किस तरीके का है। तो अगर हम बात देखें, आमतौर पर अगर कोई भी बैंकिंग गोपनीयता कानून होता है तो वहाँ उसमें अपने कस्टमर्स का जो डेटा है वो किसी भी थर्ड पार्टी को के साथ शेयर करने को प्रोहिबिट किया जाता है, उस पर प्रतिबंध होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी के साथ वो शेयर नहीं किया जाएगा, उसको प्रोहिबिट करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं अगर जब तक कि बहुत ज़रूरत ना हो उसकी, तो ये किसी भी बैंक का गोपनीयता कानून होता है। लेकिन अगर हम स्विट्जरलैंड के बैंक गोपनीयता कानून की बात करें तो उसकी धारा 47 है। ये क्या कहती है कि इसके जो भी ग्राहक हैं उनका डेटा किसी भी तरीके का, चाहे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, उनके लेन देन का जो भी रिकॉर्ड है वो साझा करना, उनके लोन का या उनके डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल्स हैं, किसी भी तरह का इस तरीके का कोई भी डेटा उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके संस्थान या उनसे जुड़े कोई भी इस तरीके का डेटा अपने जो कस्टमर्स हैं उसको किसी के साथ भी साझा नहीं करेगा। और अगर इसको शेयर करता है, इस कानून का उल्लंघन होता है, कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये इसका गोपनीयता कानून कहता है। अब गोपनीयता तो यहाँ बनी हुई है, लेकिन क्या इसके लिए भारत की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं? तो भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ सूचना साझाकरण समझौता किया। ये समझौता जो था 2018 में लागू हुआ, सूचना आदान प्रदान का समझौता था ये। इसके लिए इसके अंदर क्या था, जो बैंक खातों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा की जाएगी। तो 2019 में, इसके बाद जब ये 2018 में ये लागू हो गया, तो इसके बाद सितंबर 2019 में जो भारतीय कस्टमर्स हैं, इंडियन कस्टमर्स थे, जो अकाउंट होल्डर्स थे वहाँ, उनकी जो जानकारी थी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो थी वो साझा की गई इसके साथ। तो इसके लिए जो इसकी साझा करने के लिए है, तो इसमें कई सारे फायदे हैं। तो इससे एक तो ये है कि अगर भारत ने इसके साथ समझौता किया हुआ है, तो उससे एक तो ये है कि जो काले धन का पता लगाने में मदद मिलेगी, कि बहुत से लोग अगर जिन्होंने यहाँ पर सरकार को किस तरीके की जानकारी दी है, भारत सरकार को किस तरीके की अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं सही है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे मैच करके पता लग सकता है आसानी के साथ कि काला धन, कौन सा काला धन है या नहीं। तो इसको लेकर भी एक ये अच्छा कदम सरकार की तरफ से है, भारत सरकार की तरफ से। इसके लिए जो एक काम करता है वो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यानी OECD। OECD का एक स्वचालित रिपोर्टिंग मानक है, सामान्य रिपोर्टिंग मानक यानी CRS। इसके तहत इसकी रिपोर्ट की जाती है, इसके तहत इसका जो है संचालन किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि जो सरकार है भारत, जो अलग अलग देशों के जो भी स्विट्जरलैंड के बैंक्स में आकर्षित होते हैं, तो ये सारा ओवरऑल जो भी कुछ हमने देखा उसको देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो विदेशी बैंक हैं उनमें अकाउंट्स के मामले में भारतीय भी जो हैं वो पीछे नहीं हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आकर्षित करती हैं। वो क्यों आकर्षित करती हैं, क्यों विदेशी बैंकों में अकाउंट्स इतने ज़्यादा खोले जा रहे हैं, क्यों उसमें पैसा रखने के लिए आकर्षित होते हैं? एक या तो दो वजह हो सकती है, या तो वहाँ पर कर की दर कम हो काफ़ी, या तो कर की दर कम है, या फिर वहाँ का जो ग्राहक गोपनीयता कानून है उसके तहत उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण हासिल होता हो। तो दो वजह हैं जिनकी वजह से विदेशों में बैंक में पैसा रखने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो है, तो भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया है सूचना साझाकरण का, और 2019 में ये पहली बार सूचना साझा की गई और उसके बाद से आगे हर साल ये
की जानी है। तो इसी के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, तो काले धन का पता लगाने के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि उसमें भी फायदेमंद होगा, तो काला धन जो भी है उसको सामने लाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम सरकार की तरफ से कहा जा सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि सरकार ना सिर्फ इसके साथ जो किया है, जो स्विट्ज़रलैंड के साथ जो समझौता किया है सूचना साझाकरण, ज़रूरत है कि और देशों के साथ भी इसी तरीके का जो समझौता है वो किया जाए, जिससे कि इस कार में जो काला धन है या जो भी वित्तीय सूचना है वो सही तरीके से सरकार को हासिल हो सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि डेटा लीकेज की समस्या या डेटा लीकेज की जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो वहाँ पर। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब हम प्रश्न आज का देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो आप प्रश्न नोट कीजिए। काले धन को पूरी तरह सामने लाने के लिए भारत सरकार को कतिपय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने होंगे, टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है कि काले धन का अगर पता लगाना है, काले धन को पूरी तरह सामने लाना है, तो भारत सरकार को और देशों के साथ भी, जैसे हमने बात की, और देशों के साथ भी, न सिर्फ स्विट्जरलैंड के साथ जैसे, और देशों के साथ भी संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाया जाए और फिर उसी के आधार पर इस तरह का सूचना साझाकरण या इस तरीके के समझौते किए जाएं, जिससे कि इस जो काला धन है उसका सही तरीके से पता लगाया जा सके, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका सही तरीके से सरकार को पता लग सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे फिर अगले किसी टॉपिक में, किसी और पेपर से जुड़ा हुआ होगा। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।